नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर टोपल्ला पांडे, मैं एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ और मैं रेस्पिरेटरी फिजिशियन करके पेंटागन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर में कार्यरत हूँ। आज हम आस्मा या दमा इस बीमारी के बारे में जानकारी लेंगे। आस्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के अंदर की जो वायु नलिका है, इस पे सूजन आने की वजह से वो श्रिंक या तो संकुचित हो जाती है और सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है। आस्मा के लक्षण क्या है? इस बीमारी में पेशेंट को जो प्रमुख लक्षण रहते हैं उसमें है दम लगना या तो ब्रेथलेसनेस। पेशेंट को चलते वक्त थोड़ा सा भी चलने के बाद दम लगता है या ज़्यादा तकलीफ होने पे पेशेंट को बैठे बैठे भी सांस फूलने लगता है। दूसरा इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है वीजिंग यानी कि वायु मार्ग पे सूजन आने की वजह से सांस में लेन देन में कमी पड़ जाती है और उसके वजह से सीटी जैसे आवाज़, जैसे कि ऐसा आवाज़ पेशेंट को महसूस या उसके आजू बाजू वाले लोगों को महसूस होने लगता है। तीसरा है चेस्ट टाइटनेस। इसमें पेशेंट को चेस्ट पेन होता है या तो छाती पे ऐसा टाइटनेस आने के लक्षण हो जाता है। और चौथा है कफ। ये ड्राई वैरायटी का कफ रहता है जो कि पेशेंट को मिडनाइट में या तो सुबह सुबह हो जाता है, जिसकी वजह से उसे नींद से उठना पड़ सकता है। अभी इस बीमारी के अस्थमा के कारण क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो वजह है वो है एलर्जी। जैसे किसी चीज़ से एलर्जी होंगी, पोलन है, ग्रास है, डस्ट है, स्मोक है, तो ऐसे पेशेंट को अस्थमा होने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। हेरिडिटरी या आनुवंशिकता, जैसे घर में माता पिता, भाई बहन, अंकल, ऐसे किसी को ब्लड रिलेटेड रिलेटिव्स में अस्थमा होगा तो ऐसे पेशेंट को अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि ऑक्यूपेशन, जैसे कि कोई पेशेंट को ज़्यादा केमिकल फ्यूम्स या सीमेंट में या तो सिलिका में काम करते हैं, ऐसे पेशेंट को अस्थमा होने के चांसेस ये ज़्यादा रह जाते हैं। और इन्फेक्शन, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, कोविड-19 है या तो फिर स्वाइन फ्लू है, इसके इन्फेक्शन के बाद भी पेशेंट को अस्थमा होने के चांसेस है ज़्यादा रहते हैं। अभी अस्थमा के प्रकार क्या है? तो ये प्रकार हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं अस्थमा के। एक तो उसका ऑनसेट कब है, अस्थमा का ऑनसेट के हिसाब से उसका वर्गीकरण किया गया है। एक तो बाल चिकित्सक अस्थमा, जिसमें जो बच्चे हैं 5 साल के अंदर, इनको जो अस्थमा के लक्षण है वो आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को, जो बच्चे हैं, उनको एडल्ट लाइफ में भी अस्थमा होने के चांसेस ये ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है कि प्रौढ़ या तो एडल्ट अस्थमा, ये जनरली इसके अस्थमा के जो लक्षण है वो पेशेंट को 18 साल के उम्र के बाद उसको महसूस होने लगते हैं। अभी लक्षणों के हिसाब से अस्थमा का वर्गीकरण 2 प्रकार में किया गया है। एक तो ऑकेजनल अस्थमा और दूसरा है कंटिन्यूअस अस्थमा। ऑकेजनल अस्थमा मीन्स कि पेशेंट को जो लक्षण है वो हर सीजन में रहते हैं, जैसे कि बारिश के दिनों में या तो ठंडापन के दिनों में, ऐसे इसके लक्षण रहते हैं। और इन बिटवीन पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन और हेल्दी रहता है, तो ऐसे इसको हम ऑकेजनल अस्थमा कहते हैं। और दूसरे जो है वो कंटिन्यूअस अस्थमा, तो ऐसे पेशेंट को जो अस्थमा के लक्षण है वो कंटिन्यूअस तौर पे रहते हैं और वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तीसरा अस्थमा का वर्गीकरण किया है उसके कॉजेज की, किस वजह से अस्थमा है, तो वो एलर्जिक अस्थमा और नॉन एलर्जिक अस्थमा, ऐसे उसको वर्गीकरण किया है। तो एलर्जिक अस्थमा है वो जनरली जैसे किसी चीज़ की एलर्जी होगी, पोलन है, ग्रास है, डस्ट है, बर्ड फर है, तो ऐसे अस्थमा को हम एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। और नॉन एलर्जिक अस्थमा है वो, उसका हम वर्गीकरण इस तरह किया है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, जैसे पेशेंट को जो अस्थमा के लक्षण है वो एक्सरसाइज करने पे आते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। दूसरा है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, जैसे कि कुछ जो ऑक्यूपेशन है जहाँ पे केमिकल फ्यूम्स है या तो सीमेंट या स्मोक का ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो ऐसे जो अस्थमा है उसको हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा ऐसे कहते हैं। अभी अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है? तो जो ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन आते हैं वो आते हैं, एक तो ब्रोंकोडायलेटर, दूसरा होता है स्टीरॉइड्स, तीसरा होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और चौथा होता है कि कुछ एंटीबॉडी जो सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा में हम लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स ये एक मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी है अस्थमा में, जो कि प्रिवेंशन में और एक्यूट ट्रीटमेंट में भी
पेशेंट को मदद करता है। जैसे किसी पेशेंट को दमा का अटैक आ जाता है तो ये जो ब्रोंकोडायलेटर है वो इमीडिएट रिलीफ देने में मदद करते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या है, इसमें जो ड्रग आते हैं वो होते हैं साल्बुटामॉल, फॉर्मेट्रॉल और ऐसे कई तरह के ड्रग है। जनरली वो हम किस माध्यम से देते हैं, तो ये हम एक तो नेबुलाइजेशन से दे सकते हैं, इनहेलर में दे सकते हैं, या इसके टैबलेट फॉर्म में भी हम उसको दे सकते हैं। तो जैसे एक्यूट अटैक में हम नेबुलाइजेशन करते हैं या इनहेलर यूज करते हैं तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाती है। स्टीरॉइड्स, तो स्टीरॉइड्स है वो जो है वायु मार्ग में जो सूजन आई है उसे कम करने में मदद करती है। दो स्टीरॉइड है ये, एक तो हम उसमें आता है प्रेडनिसोलोन आ जाता है या तो हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये जो इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। कुछ टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं जैसे डिप्लाजोकॉर्ट है या तो ओमनाकॉर्टिल है, और कुछ है जो इनहेलेशन फॉर्म में लेते हैं जिसे हम ब्यूटेसोनाइड, ये जनरली ब्रोंकोडायलेटर के कॉम्बिनेशन के साथ में देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन, तो इसमें आता है टायोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम, ब्रोमाइड। ये जो दवा है वो जो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन रहता है वायु नलिका में वो कम करने में मदद करता है, जिससे म्यूकस प्रोडक्शन ये कम हो जाता है। और चौथा है कि कुछ एंटीबॉडीज रहते हैं जैसे IgE एंटीबॉडी, ओमालिजुमाब वगैरह, जो है कि सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा है वहाँ पे ये इसका यूज हम करते हैं। अभी अस्थमा का प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अस्थमा ये बीमारी है, लॉन्ग टर्म रहती है, लेकिन उसको हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको पूरी जड़ से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, तो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट खाना है या तो हरी सब्जियां खाना है, डेली एक्सरसाइज करना है आपको, आपका विटामिन डी लेवल है वो अच्छी तरह से मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी में ऐसे पाया गया है कि विटामिन डी के डिफिशियंसी की वजह से अस्थमा के जो लक्षण है वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं, अस्थमा अटैक भी बढ़ जाता है। उसके बाद आता है कि एलर्जन को अवॉइड करना। जिस चीज़ से अस्थमा के लक्षण बढ़ते हैं जैसे कि पोलन है, ग्रास है, तो इन चीज़ों को, स्मोक है, डस्ट है, इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलरली मास्क यूज करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और जो डॉक्टर ने दिए वो दवा है जैसे इनहेलर्स है वो आपको उस डोसेस में, मात्रा में रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको अटैक प्रिवेंट करने में मदद करेगा। धन्यवाद।